ये कहानी टाइमलेस कॉमिक्स की है, जिसमें हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्क्वेरर आइस एज में एक बड़े से हाथी से लड़ रहा होता है और ये सब वहाँ के आदि मानव मजे में देख रहे होते हैं। और उन सब के साथ एक कहानीकार भी था, एनाटोली पेट्रोव, जिसे कैंग अपने साथ ले आया था, उसके सफर का साथी। कैंग द कॉन्क्वेरर बोले तो नथानियल रिचर्ड्स अपने वक्त से 15,000 साल पहले। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। एक अधेड़ उम्र का बंदा अपने डेस्क पे किताबों के बीच घिरा कुछ लिख रहा होता है। तभी वह कैंग आते ही उसकी तारीफ करने लगता है कि कैसे वो 21वीं सदी का सबसे महान जानी दुश्मन का लेखक है। और तब फिर उसे पूछता है कि क्या उसे पता है उसका सबसे पसंदीदा टाइटल क्या है। इस पर एनाटोली डर के उसे बताता है कॉन्क्वेरर। कैंग तब उसे उसकी लिखी किताब के बारे में बताता है, जिसमें उसका कहना था कि अभी तक का सबसे खतरनाक विलेन डूम है, जिसकी वजह से एनाटोली का काफ़ी नाम होगा, यहाँ तक कि विक्टर खुद उसे अपने यहाँ आने का न्योता देगा। इस पर एनाटोली चौंक कर बताता है कि ये कहानी तो वो बस अभी अभी ही लिखा है, कहीं पब्लिश भी नहीं हुई। और फिर डरे हुए ही कैंग से पूछता है कि क्या वो उसे मारने आया है, जिस पर कैंग उसको मना करते बताता कि ना, बस तुम्हें एक ऐसी तजुर्बा देने आया हूँ जिससे तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा। दोबारा से बाबा आदम के ज़माने में, जहाँ कैंग उस बड़े से हाथी से लड़ रहा था और फिर अपने चाकू से उस पर हमला करने लगता है। ये देख वहाँ की आदिमानव सब बहुत खुश हो रहे थे, उन सबको लग रहा था कि यही भगवान है। और वहीं एनाटोली भी ये सब देख रहा था। यही वो वक्त था जब उसे लगा कि वो कैंग को समझने लगा है। उसे लगने लगा कि कैंग खुद को 30 मार खां समझता है, जिसे सब कुछ आता हो, एक ऐसा बंदा जो सबसे अच्छा हो हर काम में, हर युग में, और उसे चुनौती बहुत पसंद। एनाटोली को लगता है कि कैंग को यहीं रुककर शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, इन सब लोगों को सही रास्ता दिखाए, अपना खुद का सेना बनाए और तब दुनिया पे हुकूमत चलाए। पर ये सब में उसे किक नहीं मिलता। कैंग अपने चाकू से वही जानवर को बेरहमी से मारते रहता है। घायल होने के बाद भी वो जानवर अपना सर तेजी से घुमाता है, जिसे कैंग दूर फेंका जाता है। एनाटोली को लगता है कि अब तो वो गया, लेकिन कैंग वहीं दूर उठता है और पूरे गुस्से में उसकी तरफ जाता है और उसमें लगा भाला निकालकर उस हाथी के छाती में घुसा देता है, जिससे वो तड़प कर वहीं मर जाता है। आसपास के सब लोग उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं। ये देख कैंग फूले नहीं समाता और उसी मरे हुए हाथी पर खड़ा होकर हो रहे खुद की वाहवाही की मजा लेता है। उसी शाम वो सब लोग वहीं साथ मिलकर जश्न मनाते रहते हैं और वही जानवर को मस्त पका कर खाते रहते हैं। कैंग एनाटोली से पूछता है कि खाना कैसा लगा। इस पर एनाटोली बताता है कि इससे अच्छा मांस वो आज तक कभी नहीं खाया है। तब कैंग बताता है कि वो हर समय का हर तरह का खाना चख कर देख चुका है, पर इस वक्त के खाने में जो मजा है वो कहीं और नहीं। उसी वक्त अचानक से कैंग को एक अलर्ट आता है और वहाँ मौजूद सब लोग गायब हो जाते हैं। इस पर वो एनाटोली को बताता है कि ये एक टाइम क्विक है, जिससे अब उन सबका फ्यूचर अनस्टेबल हो गया है। एनाटोली, जिसे ये कुछ समझ नहीं आ रहा था ये टाइम क्विक क्या होता है, वो कैंग से इसके बारे में पूछता है। तब कैंग उसे बताता है कि समझो हमारा टाइमलाइन एक गिटार है और किसी वजह से उसका तार छिड़ गया हो तो कंपन तो होगी ना। इस पर एनाटोली पूछता है कि क्या ये सब सही हो पाएगा। कैंग, जिसे इसके बारे में पता नहीं रहता, वो बताता है कि उसे कुछ पता नहीं। कितनी मज़ेदार बात है ये, है ना। और तब वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वापस से कैंग के एक अड्डे, जिसे वो ऑरेकल बेस बुलाता है, वहाँ जाते हैं। कैंग को लगता है कि हो ना हो शायद एक क़यामत की ही रात हो, क्योंकि इटर्नल्स के पास भी अजीबोगरीब शक्तियाँ हैं। उसके बाद वो वहीं अपने एक नौकर को आदेश देता है कि ये क्या चल रहा है उसके बारे में सब पता करे। इस पर कैंग का नौकर कटभोगना नंबर 1 उससे बताता है कि हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, और फिर उन सबको अपने साथ ले जाते बताता है कि आप खुद देखें और समझाएं हमें। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब एक अलग कमरे में रहते हैं, जहाँ अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग दुनिया में हो रहे अजीबोगरीब चीज़ें चलती रहती हैं। कहीं चेला गुरु को मार रहा है, कहीं बेटा बाप की जगह ले रहा है, कहीं चांद टूट रहा है, कहीं नई देव अपनी जगह बना रहे हैं। इसी सब के बीच कैंग की नज़र पड़ती है थैनोस पे, जो म्योनिर उठाए हुए है और उसमें इन्फिनिटी जेम्स लगे हुए हैं। ये अचूबा देखते कैंग बताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रायता कुछ ज़्यादा फैल गया है। इस पर वो अपने कटभोगनों को बोलता है कि इसके बारे में वो सब पता करे। ये सुनते ही वही एक कटभोगना बताता है कि एक वाइल्ड टाइमलाइन की वजह से है। कैंग वही टाइमलाइन के बारे में सामने स्क्रीन पे देखते बताता है कि ये सियप्पा तो नहीं होना चाहिए था। जब इमोर्टल्स खुद इसको सबसे अलग किया है, वो भी कई साल पहले, तो अभी तक ये बचा हुआ कैसे है, इसे तो तबाह हो जाना चाहिए। एनाटोली, जिसे ये कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कैंग से इसके बारे में पूछता है, जिसे कैंग उसे सब बताता है और फिर बताता है कि कोई तो है जो इसे तबाह होने से बचा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो बताता है कि काफ़ी मज़ेदार है, एक पायरेट टाइमलाइन जिसे मेन टाइमलाइन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एनाटोली अपना चश्मा साफ करते पूछता है कि अगर ये इतना ही व्याकुल है तो इसे जोड़ क्यों नहीं देते। ये सुनते कैंग धत पूर्वक, अगर ऐसा हो गया तो सब तहस नहस हो जाएगा, और वैसे भी मुझे पसंद।
और फिर अपनी बत्तीसी दिखाते, पता था कि हमें इसे ख़त्म करना होगा। अब हम अपनी खैरियत चाहते हैं तो वैसे चिंता मत करो, मैं मानूंगा उसे, बड़ा मज़ा आएगा। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, डूम से भिरंत की घड़ी आ गई। कैंग ये बोलते ही रहता है कि तभी वहीं डेथलॉक की सेना वही हमला करती है, जिसे देख कैंग आग बबूला हो जाता है और अकेले ही डेथलॉक की सेना से लड़ने लगता है। कैंग को सही गलत की फिक्र नहीं थी, बस जीतना था उसे, भले ही कैसे भी जीते वो। कैंग उन सब डेथलॉक को मार देता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि और भी आ रहे हैं। ये सुनते कैंग बताता कि जल्दी ही एवेंजर प्राइम की क्लास लगानी होगी, फिलहाल तो चलना सही रहेगा। और फिर वो एनाटोली को बोलता है कि चलने का वक्त हो गया। एनाटोली जाते जाते पूछता है कि ये ठिकाने का क्या होगा। इस पर कैंग उससे बताता है कि ये तो उसके दाएं हाथ का खेल है, कभी भी हो जाएगा। और वो दोनों वहाँ से पैरेट टैनन जाते हैं। एनाटोली को सही नहीं लगता कि उतने सारे लोग मारे गए, वो भी बेकार के। कैंग तब बताता है कि वो सब कुछ नहीं थे, उन सब कटभोगों का जन्म ही उसकी मदद के लिए हुआ था, उसके लिए मारे गए, उससे अच्छी बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। तब एनाटोली कैंग को बताता है कि उन सबको बचाया जा सकता था, आखिर वो सब भी इंसान थे। ये सुनते ही कैंग पूरे गुस्से में एनाटोली को उसकी औकात समझाते बताता है कि वो उसे समझ क्या रखा है, भूल गया कि उसका सफ़र किसके साथ है। उसे लगा था कि डूम के ऊपर इतनी अच्छी किताब लिखने के बाद थोड़ा समझ होगा उसमें, पर वो भी फालतू का बकवास किए जा रहा है। और फिर चिल्लाते हुए, मैं कैंग हूँ, महान कैंग द कॉन्क्वेरर। ठिकाने पे जो मारे गए वो तो कुछ नहीं थे, मैंने लाखों को मरते देखा है सिर्फ मेरी वजह से, और ना जाने कितने और मारे जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई हीरो हूँ जो मौके पे चौका मारूंगा? पुराने जमाने में लोगों की हीरोपंती समझ आती थी, जो बाकियों से थोड़े भी अच्छे हों, जो अच्छा लगे खुद के लिए वो ले लिया, और मैं भी वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं, मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। फिर वो वहीं जमीन पे गिरे एनाटोली को उठाते हुए पूछता है, बुझे? एनाटोली अब कैंग से पूरी तरह डरा सहमा था। डरते डरते वो बताता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, ना ही उसकी इज्जत करता है, पर हाँ वो समझ गया। कैंग, चलो ये भी ठीक है, वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पसंद करो या ना करो, वैसे इसके बारे में अब हम बात नहीं करेंगे। एनाटोली तब पूछता है कैंग से कि वो लोग अब कहाँ हैं। इस पर कैंग, जहाँ हमें होना चाहिए एनाटोली। उसके बाद हम देखते हैं कि कैंग और एनाटोली एक वीरान से दुनिया में जाते रहते हैं। वहीं पास में सेलेस्टियल्स मरे पड़े रहते हैं और एक विशाल सा तलवार वहीं पड़ा रहता है, जिसे देख एनाटोली बताता है कि काफ़ी लाजवाब जगह चुना है अपने हेडक्वार्टर के लिए। फिर उसी के अंदर जाते वो कैंग से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया का कैंग इसे बचाए हुए हो। ये सुनते कैंग हंसते हुए बताता है कि ऐसा बेवकूफ़ी उसे शोभा नहीं देती, हालांकि इसे बचाने में किक तो है पर मजा सा नहीं है। वैसे भी देखो इधर उधर, इस बेकार बंजर से टनल को बचाने का कोई तुक नहीं बनता। मैं होता तो कब का यहाँ से रफू चक्कर हो गया होता। और फिर एनाटोली को बताता है कि यहाँ से जानी पहचानी बदबू आ रही, विक्टर वॉन डूम जैसी। ये सुनते एनाटोली कैंग से पूछता है कि अगर डूम के पास इतनी शक्ति है कि वो ये रियलिटी बर्बाद नहीं होने दे रहा है, तो फिर उससे कैसे सामना करेंगे। इस पर कैंग, यही तो राज है बच्ची जिसके लिए तुम्हें लाया गया है। डूम डूम है, भले कहीं का भी हो, जैसे मैं कैंग हूँ, और तुम्हें पता ही है ये सब मामले में मैं डूम का बाप। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर डूम जीता तो सब सत्यानाश, और अगर हारा तब का तब देखा जाता है। फिर कैंग वहीं का एक बड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं। देखो मैं आ गया विक्टर, अहो भाग्य मेरे, ये तुम्हें मारने का मौका मिला। और वहीं सामने डूम अपने सिंहासन पर बैठा रहता है। उसकी आंखें एक हरी और एक लाल चमक रही होती हैं। अपने कमरे में आए बिन बुलाए मेहमान को देख उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, लेकिन विक्टर नाम सुनते वो चौंकते हुए देखता है और अपने सामने कैंग को देख, एक कैंग आया। कैंग अपने हथियार निकाले उस पर हमला करने को तैयार, उसे सही करते बताता है कि एक कैंग नहीं, महान कैंग। विक्टर अपना मास्क हटाते कैंग से माफ़ी मांगते बताता है कि उसे आने में लेट हो गया। विक्टर को तो वो सबसे पहले मारा था। और वही मास्क हटते हम देखते हैं कि वही विक्टर वॉन डूम नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स रहता है डूम के रूप में। उसकी आंखों की जगह अलग अजीब से पत्थर रहते हैं। और फिर वो कैंग को बताता है कि उसे पता है कैंग यहाँ क्यों आया है, उसे रोकने के लिए। उसके बाद रीड फिर उसे बताता है कि पहले तो सब सही चल रहा था, फिर अचानक से पता नहीं कैसे सब तबाह होने लगा। पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी हम तो हीरो थे, हीरोगिरी कैसे छोड़ सकते थे। हमें लगा हम दुनिया बचा लेंगे, पर हम बस मौत को टाले थे। जो पहले आराम से मरते उसके बाद तरफ तरफ के मरे। रीड तब बताता है कि वो कुछ भी करने को तैयार था जिससे दुनिया बच जाए। अपनी आंखों की जगह टाइम और रियलिटी स्टोन्स लगाई
ताकि मेरी मन मर्जी चले। सेलेस्टियल को मालूम का खून पिया ताकि उन सब की ताकत मेरे में आए। उन सबको मारता गया जो मेरे रास्ते में आए। मुझे कैसे भी करके एक टाइमलाइन बचाना था, और ये करने के बाद भले ही मेरे इरादे नेक थे पर काम तो बुरा किया था, तो मुझे खलनायक के अलावा और क्या ही कहा जा सकता है। ये सुनते कैंग उस पर हमला करते पूछता है, हाथ नहीं कांपे इतना सब बर्बाद करते हुए? कब से ऐसे अकेले बैठे पगला रहे हो तुम? रीड उसके हमले को रोकते बताता है कि वो कब से अकेले बैठा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस ये टाइमलाइन को अपनी सही जगह पहुंचानी है, जिसके बाद सब सही हो जाएगा। कैंग अपनी शक्ति से खुद का अलग अलग वर्जन से उस पर हमला करता है, लेकिन रीड एक बार में सबको खत्म कर देता है। एनाटोली ये सब चुपके से देख रहा होता। उसे याद आता है कि कैंग खुद को भगवान कहता था और भगवान की शक्ति में कोई रोक टोक नहीं था, बेशुमार होती है, लेकिन एक इंसान में लिमिट भर शक्ति होती है। तो क्या ये इंसान एक भगवान को मार पाएगा? कैंग वहीं नीचे गिरा रहता है, तभी रीड उसके पास आते अपनी शक्ति से उसके पिम स्पेस में रखे हथियार सब निकाल वहीं फेंकते बताता है कि वो यहाँ डूम को मारने आया था, और उसका पाला उससे सातिर इंसान से हो रहा है जो अब डूम से ज़्यादा निर्दयी हो गया है। उसकी रगों में सेलेस्टियल्स का खून दौड़ रहा है और उसके पास अथाह शक्ति है, एक तरह से भगवान बन गया है। और फिर अपनी शक्ति से अपना हाथ लंबा करके कैंग का गर्दन दबाए। अब तेरा क्या होगा कालिया? इस पर कैंग उसे ताना मारते बताता है कि उसे पहले से पता था कि उसका ये फैमिली मैन वाला रूप एक ढोंग है, उसमें हमेशा से तानाशाह बनने का हुनर था। शायद इसीलिए लोगों को लगता है कि हम दोनों चुरे हुए हैं, कहीं कुंभ में पिछड़े तो नहीं थे। रीड ये सुनते ही उसका गला जोर से दबाए उसे बताता है कि उसे इतनी जल्दी से नहीं मारेगा, वो मारेगा पर उससे पहले उससे भी बुरा हाल करेगा उसका। भगवान नहीं, एक इंसान के रूप में मारेगा उसे, क्योंकि वो उससे अच्छा है। जैसे तुम बिना अपने हथियार के हो, मैं भी बिना शक्ति के मारूंगा। ये बोलते वो कैंग को मारने के लिए उसका गर्दन जोर से दबाता है, लेकिन तभी एनाटोली वहीं पर एक भाला रीड की छाती के आर पार कर देता है और रीड तब वहीं मर जाता है। ये देख कैंग एनाटोली से पूछता है, इस दुस्साहस का अंजाम पता है? मेरी मदद की, वो भी अकेले की लड़ाई में। इस पर एनाटोली उसे बताता है कि हाँ उसे पता है कि वो उसे मार सकता है, और फिर बताता है कि अगर रीड उसे मार देता तो उसका मरना तो फिक्स ही था, साथ ही उसकी टाइमलाइन की भी लग जाती। ये सुनते कैंग वहाँ से जाते एनाटोली को अपने साथ चलने बोलता है और उसे बताता है कि वो उसे उसके सही समय पे छोड़ देगा। वैसे भी तुम यहाँ मेरे हथियार ही थे, तो तुम जो किए वो सही किए। तुम्हें पता नहीं था कि इसका अंजाम मौत है, लेकिन फिर भी तुम ये किए, अच्छा लगा। यही चीज़ पे तो इंसानों से प्यार हो जाता है। खैर अब अपने अपने घर चलते हैं। ये कहते हैं दोनों उस टाइमलाइन से वापस अपने टाइमलाइन चले जाते हैं। इसी के साथ एक कहानी खत्म। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।